नमस्कार दोस्तों, माय नेम सिंह कुमार। आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th जो हमारा प्रकरण चल रहा था स्वर्णिम भारत का इतिहास, उसके दो जो पार्ट हैं वो हो चुके हैं। आज मैं आपको पार्ट 3 का अध्ययन करवाऊंगा, जिसमें हम मौर्य वंश जो मौर्य साम्राज्य है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। जैसा कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव आर्यन वंश के समय हुआ और कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना तो ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा धनानंद सिंहासनरूढ़ था। इस समय पश्चिमी उत्तर भारत सिकंदर से आक्रांत था। ठीक है। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से पीड़ित थी। ऐसा कर बाहर के कारण राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे। जो मगध के साम्राज्य पे जो नंद वंश का जो विलासी राजा धनानंद था, उससे उसके आक्रांत से प्रजा पूरी असंतुष्ट थी। इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमणों से उत्पन्न संकट को दूर करे और उसके एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितापूर्वक करे। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नवमंडल पर कौटिल्य का शिष्य, ये एक मोस्ट प्रश्न आता है इससे कि चंद्रगुप्त मौर्य है वो किसका शिष्य था, तो कौटिल्य का शिष्य था। चंद्रगुप्त मौर्य प्रकट हुआ और एक नवीन राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं वो उसकी स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ठीक है। कब की, 322 ईसा पूर्व में की। जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा वो 322 से 298 ईस्वी तक रहा। ठीक है। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासन कौन था, घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष के आयु में 322 इसने मौर्य वंश की स्थापना कब की भैया, तो 322 ईस्वी में इसने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य वंश से साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है। ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को, जो ब्राह्मण साहित्य है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते थे, शूद्र, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में क्षत्रिय तथा विकास सदकृत मुद्रा राक्ष में वृषल कुल का बताया। ठीक है। जो उस समय है चंद्रगुप्त को निम्न कुल का बताया था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के अत्याचारी शासन से मगध की जनता को मुक्ति दिलाई और मौर्य वंश की नींव रखी। उसने यूनानी आक्रमणकारियों से भी भारत को मुक्त किया। इसीलिए उसे चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते हैं, भारत का मुक्तिदाता। ठीक है। भारत से कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली थी उसका विस्तृत विवरण हमें कहाँ पे मिलता है, मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में हमें मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की सिकंदर से मुलाकात सैनिक शिक्षा ग्रहण करते समय हुई। प्लूटार्क एवं जस्टिन ने इसका वर्णन किया। मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद जो अगला शासक आया वो था हमारा बिंदुसार। बिंदुसार का शासनकाल रहा 298 से 272 ईस्वी तक। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा, जिसे यूनानी लेखक क्या कहते हैं, एमियोथ्रियोकेट्स
ये थोड़ा सा नेम है, वो हमें अटपटा लग रहा है, ठीक है। संस्कृत रूपांतरित अमिश्रित घात का ये शब्द है, ठीक है। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहते हैं? भद्रसार। और जैन ग्रंथों में इसे सिंहासन कहा गया है, ठीक है। जैन परंपराओं के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दूरधरा था। तिब्बती बौद्ध भिक्षु तारानाथ के अनुसार चाणक्य बिंदुसार काल में भी मंत्री थे। जो देखिए चाणक्य कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ठीक है। इसके बाद बिंदुसार की जो हम राजनीतिक उपलब्धियां पढ़ते हैं, तो बिंदुसार की राजनीतिक उपलब्धियां क्या क्या थी? बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को तक्षशिला तथा अशोक को उसने उज्जैनी का राज्यपाल नियुक्त किया था। दिव्यावदान के अनुसार उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को तथा दूसरी बार सुसीम को भेजा। तारानाथ के अनुसार खस और नेपाल के विद्रोह को भी अशोक ने शांत किया एवं इन प्रदेशों को जीता। देखिए, इस जो मौर्य वंश का जो महान शासक था वो अशोक महान था, ठीक है। अशोक का जो हम अध्ययन है अगली स्लाइड में करेंगे। इससे पहले बिंदुसार को पढ़ते हैं। बिंदुसार का शासनकाल विदेशों के साथ कूटनीति संबंधों के लिए महत्वपूर्ण था। ये मोस्ट है इस पार्ट से, ये बोर्ड परीक्षा में भी पूछा था कि बिंदुसार के समय जो यूनानी राजदूत आया था वो कौन था? तो वो था डायमेकस। यूनानी शासन था, ठीक है। डायमेकस तथा डायोनिसस 2 विदेशी राजदूत उसके दरबार में आए। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया शासन एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को भेजा। इस राजदूत को किसने भेजा, यह भी प्रश्न मोस्ट है। तो इस राजदूत को भेजा था सीरिया के शासन एंटियोकस ने भेजा था, ठीक है। किसे भेजा था? डायमेकस को भेजा था। किसे भेजा था? डायमेकस को भेजा था, ठीक है। प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासन टालसी द्वितीय फिलाडेल्फस ने एथेनियस नामक यूनानी लेखक के अनुसार बिंदुसार ने पत्र लिखकर एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की मांग की, ठीक है। एंटियोकस ने मदिरा तथा सूखे अंजीर तो भेजे परंतु दार्शनिक नहीं भेजा। उस समय क्या हुआ था कि जो बिंदुसार ने मांग की थी राजदूत से कि मुझे एक तो अंजीर चाहिए, एक मदिरा चाहिए और एक दार्शनिक चाहिए, और उस मांग से उसने जो सूखे अंजीर भेजे और मदिरा तो भेजी, बट दार्शनिक है वो नहीं भेजे थे, ठीक है। अब आप जानते होंगे सूखे अंजीर क्या होते हैं। तो एक अंजीर ये है अदरक जैसा होता है, और मदिरा का तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगला शासन पढ़ेंगे, वो है अशोक, महान शासक अशोक। बोर्ड परीक्षा 2019 में अशोक से प्रश्न 4 अंक का पूछा है, ठीक है। वो प्रश्न आप देख लेना। प्रश्न संख्या है 20वां और अशोक से पूछा था। तो अशोक मौर्य वंश में मैं कहूँ तो अशोक एक तो मोस्ट है, अशोक वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अशोक को आप अच्छी तरह से पढ़ें। अशोक के बारे में कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ नॉर्मल बातें हैं वो हमें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अशोक का शासनकाल रहा 273 से 232 ईस्वी तक, ठीक है। इसका शासनकाल भी रहा 273 से 232 ईस्वी तक। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी अथवा धर्मा था और तीसरा उसका सबसे छोटा भाई था, ठीक है। अशोक के बारे में पटवार की जो बुक है, पटवार की गाइड है, उसमें भी हमें उल्लेख मिलता है। मतलब अशोक को हम आज पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए भविष्य में भी काम के लिए ही है, ठीक है। अशोक की जिग्र पटवार की भर्ती में, रीट की भर्ती में, अन्य सरकारी भर्तियों में करते हैं।
और अशोक को ही महान शासक है वो कहते हैं। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। ठीक है। सहस्ली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त कर लिया। समझो अशोक के कितने भाई थे, तो अशोक के लगभग 99 भाई थे और उनकी हत्या के बाद वो सिंहासन रूढ़ हो गया। अशोक की रानियों में महादेवी, अशोक की रानियों के नाम देखिए आप याद कर लेवे, महादेवी, असंगमित्रा, कारुवाकी का नाम आता है। ठीक है। सहेली परंपराओं के अनुसार विदिशा की राजकुमारी, ये प्रश्न भी पूछा था बोर्ड 2016 में पूछा था कि अशोक का विवाह किस राजकुमारी से हुआ, तो विदिशा की राजकुमारी ने अशोक की पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र को जन्म दिया। संघमित्रा तथा महेंद्र कौन सी रानी के से हुआ, तो वो थी विदिशा की राजकुमारी से उनका विवाह, उनकी जो है उन बच्चों का जन्म हुआ। ठीक है। अशोक के अभिलेखों में उसकी एकमात्र पत्नी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है जो तीवर की माता थी। तीवर भी अशोक का ही पुत्र है भाई। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक, ये प्रश्न भी मोस्ट है, ये पटवार की गाइड में भी पूछा था, वर्ष 2014 में भी प्रश्न पूछा था, 2069 ईस्वी में हुआ। हालांकि उसने 273 ईस्वी में सत्ता पर कब्जा कर लिया था। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को पूज्य शाक्य कहा। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की तथा गुर्जरा अभिलेखों में उसका अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन नाम मिलता है। देखिए ये प्रश्न भी मोस्ट है कि दक्षिण भारत से जो प्राप्त मास्की तथा गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है, तो अशोक का नाम एक तो मिलता है हमें अशोक, और दूसरा जो हमारा नाम मिलता है वो मिलता है, दूसरा नाम हमें मिलता है अशोक वर्धन। ठीक है। इसके बाद अभिलेखों में अशोक ईरानी शैली में देवनाम प्रिय तथा देवनाम प्रियदस्ती उपाधियों से विभूषित था। देखिए अशोक को दो जो उपाधियां मिली हुई थी, पहली उपाधि है देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय, तथा दूसरी उपाधि है देवानाम प्रियदस्ती। ये दोनों उपाधि है, इनसे इन्हें विभूषित किया था। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक का उज्जैन का राज्यपाल था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि अशोक की तो हर बात है वो इम्पोर्टेंट है, तो अशोक को तो हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। राज्याभिषेक से पूर्व, जो राज्याभिषेक से पूर्व है वो अशोक उज्जैन का क्या था, राज्यपाल था। ठीक है। इसके बाद जो अशोक की राजनीतिक उपलब्धियां है वो हम पढ़ेंगे, ये मोस्ट है भाई। अशोक का जिक्र हर सरकारी परीक्षा में पूछा जाता है। 7 वर्ष के बाद अशोक ने कश्मीरी और खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया था। कलहण की राजतरंगी के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। अशोक किसका उपासक था, शिव का उपासक था। ठीक है। तथा उसने कश्मीरी से वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की। ठीक है। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसकी घटना थी, वो थी कलिंग युद्ध वाली, जिसमें कलिंग युद्ध में कितने लोग मारे गए थे भाई, तो कलिंग युद्ध में लोग मारे गए थे 1 लाख लोग। ठीक है। मारे गए थे और 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए थे। ठीक है। कलिंग युद्ध के हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि संभवतः उस समय कलिंग पर नंदराज नामक का कोई राजा राज कर रहा था। कलिंग की राजधानी धौली या तोसाली बनाई गई। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिला अभिलेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। 40 वर्ष के शासनकाल के बाद 332 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। देखिए ये भी मोस्ट है, अशोक की मृत्यु कब हुई और इसका शासनकाल क्या रहा।
ये दोनों बातें हैं वो मोस्ट है। तो 40 वर्ष के शासनकाल के बाद 332 ईस्वी पूर्व अशोक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। विजय प्रांत कलिंग में 2 अधीन प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। पहला था उत्तरी केंद्र, दूसरा था दक्षिणी केंद्र। ठीक है, उत्तरी केंद्र की राजधानी थी तोसाली, दक्षिणी केंद्र की राजधानी थी जौगढ़। ठीक है, प्लिनी के अनुसार अशोक ने कलिंग को व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझकर इस पर आक्रमण किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, देखिए जो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है और उसमें भी ये प्रश्न पूछा था कि कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम था, जो सर ने भेजा था हमें। तो कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ये भी मोस्ट बात है कि अशोक ने भाई कलिंग पर आक्रमण क्यों किया, तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण हाथियों को प्राप्त करने के लिए किया था। ठीक है, इसके बाद अशोक का बौद्ध धर्म। भाई अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया क्यों, उसका जिक्र हम करेंगे। प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म में विश्वास करता था। कलहण की राजतरंगी के अनुसार अशोक के इष्ट देव शिव थे। बाद में वह आजीवन गुरु मोगनी लिपंतिस के प्रभाव में आ गया। श्रमण, निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया और भेरी घोष के स्थान पर, ये प्रश्न आता है कि भेरी घोष के स्थान पर अशोक ने क्या अपनाया, धम्म घोष अपनाया। ठीक है, भेरी घोष के स्थान पर अशोक ने क्या अपनाया, धम्म घोष अपनाया। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को है। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक की निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिद जो कपिल वस्तु की धर्म यात्रा की। रुमिनदेही अभिलेखों से पता चलता है कि लुम्बिनी यात्रा के अवसर पर उसने वहाँ भूमिकर की दर, ये भी मोस्ट है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है कि अशोक ने भूमिकर की दर कितनी घटाकर कितनी कर दी, तो 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। ये किसने की थी, अशोक ने की थी। ठीक है, बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवन के निवास हेतु 4 गुफाओं का निर्माण कराया। ये भी प्रश्न आता है, अशोक ने कितनी गुफाओं का निर्माण कराया, तो 4 गुफाओं का निर्माण। पहले गुफा है सुदामा, दूसरी विश्व झोपड़ी, तीसरी है कर्ण और चौथी है चौपार। ठीक है, रुमिनदेही अभिलेख में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें से है, हम अशोक की बात करें तो अशोक का एक धर्म का सार वो मोस्ट है। धर्म का सार प्रत्येक विद्यार्थी को याद होना चाहिए। कक्षा 10वीं की किताब में धर्म का सार अच्छी तरीके से दिया हुआ है। बड़ों का आदर करना, चोरी ना करना, जीवों की हत्या ना करना, धर्म का सार हमें प्रत्येक विद्यार्थी को याद होना चाहिए। एक आपको मैं बात बता दूं कि जो हमारा स्वर्णिम भारत काल है से ये 5 अंक का पार्ट आता है और इससे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है 1 अंक का, वो इस पार्ट से ही पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है 20 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। 20 अंक वाला क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, 4 अंक का पूछा जाता है 20वां क्वेश्चन। 2019 में मौर्य वंश से अशोक के बारे में पूछा था, धम्म का सार 2019 में पूछा था, 2016 में भी पूछा है। तो ये अशोक का है वो मोस्ट है। अशोक का धम्म सार सबको याद होना चाहिए। अशोक का सार है वो मोस्ट है, हर परीक्षा में पूछता है। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन, नंद वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश। ये जो है इसका जिक्र हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।
और आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेवे, ताकि आपको मेरे वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थी भाइयों तक फॉरवर्ड करें। ओके, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।